सो हाय गाइस, नमस्ते सबको, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तो ऐसे भी महाषष्ठी है तो सबको उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे भगवती गिव हर ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू गाइस। तो अभी आते हैं कि आज के हमारे कंपनी पे। तो आज हम लोग एक मास फाइनेंस बोल के एनबीएफसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो एक एनबीएफसी है, ये एक स्मॉल कैप प्लेयर है, ठीक है। अराउंड 7,500 to 8,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है। और ये ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत ही हाई फाई ग्रोथ नंबर पे ग्रो कर रहा है, बट ये जो है 25% के ग्रोथ नंबर स्टेडीली डिलीवर करता है अपने लोन बुक में। मतलब 20 to 25% इसका गाइडेंस रहता है और ये डिलीवर करता है वो 25% के आसपास नंबर्स। और ये जो है इसका पी भी काफी चीप है, तो इसीलिए मैं इसको अभी कवर कर रहा हूँ। तो इस कंपनी स्पेसिफिक स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि अभी एनबीएफसी कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले मुझे काफी रिजनेबल लगता है। तो अभी अगर आपको मतलब पैसा लमसम पे डिप्लॉय करना है, मेरे हिसाब से एनबीएफसी एक अच्छा सेक्टर है जो आप देख सकते हो। और ऊपर से जैसे जैसे रेट कट्स आएगा, जैसे यूएस में एक रेट कट्स आ चुका है, इंडिया में भी वो एक मैटर ऑफ टाइम है जो आ जाएगा। उसके बाद ये एनबीएफसी कंपनीज मेरे हिसाब से इससे भी बेटर परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो पहले तो आते हैं कि इसके रेवेन्यूज पे। तो यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे मैं चार मेन मैट्रिक्स यहाँ पे है। एक तो रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए आप, Q1 over Q1 ईयर ऑन ईयर पे 24% का है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 27 to 27.5% के आसपास है। तो एक चीज देखिए, रेवेन्यू इक्वल टू होता है ना नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? तो इंटरेस्ट इनकम मतलब होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब होता है इन मतलब इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी देखिए कि मुझे अगर किसी से मैं किसी को लोन दिया हूं तो उसको उसके लिए मुझे जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं भी कहीं से पैसा उठाया हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे भी उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। कोई भी बैंक्स और एनबीएफसी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम्स क्या क्या होता है? जैसे मान लो आप लोन लिए हैं, आप सही से उसका ईएमआई नहीं भर पाया, तो उसको उसके लिए आपको कोई पेनल्टी फीस भरना पड़ा, या फिर कोई अदर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है। एज ए एनबीएफसी आई कैन इन्वेस्ट इन सम इक्विटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, आई कैन इन्वेस्ट इन सम बॉन्ड्स ऑल्सो। तो कहीं से भी मुझे उस टाइप का इनकम को मैं वो बोलूंगा। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर देखेंगे तो ये ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो कोई भी एक्सपेंस अगर मेरा इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है तो जनरली ये कोरिंग साइन होता है। बट इस केस में नहीं है, क्योंकि ये लोग एक नया सब्सिडियरी के थ्रू ये लोग नए नए सेगमेंट में एंटर कर रहा है और अपने टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर रहा है। तो अभी से ये लोग ऐसे एक्सपेंस कर रहे हैं, ऐसे स्पेंड कर रहे हैं ताकि ये नेक्स्ट 5 साल का ग्रोथ के लिए अपना जो इंजन है उसको रेडी रख पाए, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये कोई मतलब नेगेटिव नहीं है। बाकी तो पैट का भी ग्रोथ 23% है। और अभी तो आपको पता ही है मतलब मार्केट का ये लास्ट क्वार्टर में क्या ही हालत था। मतलब मैं Q1 का बात कर रहा हूँ, होपफुली Q2 से थिंग्स विल इम्प्रूव। तो ये हो गया। अभी मैं अगर आपको मतलब इसका ओवरऑल दिखाऊं, देखिए एयूएम का ग्रोथ है 23.5% के आसपास, अच्छा है। पैड भी 23% से बढ़ा है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट इनकम ये तो देखा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये हर एक एनबीएफसी के लिए मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोलता हूँ, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है कि एनबीएफसी जो बैंक से या कहीं और मतलब अपना कैपिटल उठाता है, वहां से उसको जितना परसेंटेज पे करना पड़ रहा है। जैसे मास फाइनेंस लेट से एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, इन तीनों से पैसा उठाता है। तो उसका जो एवरेज होगा, मेरा जो पैसा मैं उठाया उसका इंटरेस्ट का एवरेज मेरा 9.8% होगा, जो थोड़ा बढ़ भी गया है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट का जो स्टीप इंक्रीज हुआ था लास्ट 1 डेढ़ साल में, उसके लिए। अच्छा, बाकी तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोलिए, ये भी थोड़ा सा बट उतना नहीं, मतलब ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस हुआ है। बाकी मैं अगर एक चीज बताऊं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो जैसे जैसे एनबीएफसी बड़ा होगा उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा।
उसका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगा, उससे क्या होगा, उसका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगा। जैसे ए माइनस से ए प्लस हुआ, फिर डबल ए हुआ, फिर डबल ए माइनस, फिर डबल ए प्लस, ऐसे कर करके होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा, मेरा ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे की तरफ जाएगा। और मैनेजमेंट भी, मतलब मैनेजमेंट को भी लगता है कि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी से नीचे की तरफ जाएगा, राइट, क्योंकि हमारा ये रेट कट्स भी हुआ है, राइट। तो वो एक हो गया। बाकी यहाँ पे अगर देखोगे रिटर्न ऑन एवरेज नेटवर्थ, अच्छा एनबीएफसी के लिए एक रिटर्न ऑन एसेट का पैरामीटर्स होता है, वो भी इसके लिए अच्छा है, मेरे ख्याल से लगभग 2.5 to 3% के आसपास है। और इनका जो कहना है कि हम लोग पागलपंती लेवरेज नहीं लेना चाहते, ठीक है, हम लोग अपने लेवरेज को कम रखेंगे, तो इसीलिए इनका जो आरओई है वो भी मैं जब लास्ट में दिखाऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखना। तो आरओई का नंबर इसका वो 17% के आसपास होवर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो बीच बीच में इक्विटी रेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आरओई का जो नंबर है वो ग्रोथ से कम है, राइट। तो ये एक पॉइंट है। तो बट मेरे हिसाब से ये जो है एक बहुत ही स्टेबल कंसिस्टेंट एनबीएफसी है। अच्छा, अभी अगर मैं इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, पहले तो देखिए कि मतलब शुरू बिगिनिंग ऑफ द जर्नी से अभी तक कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से बेटर परफॉर्म किया है, एक्सेप्ट फॉर दिस क्वार्टर। आई थिंक ये जो है ये वो कोविड वाला साल था, ठीक है, 2021 में जब लॉकडाउन हुआ। बाकी आप देखो कि शुरू से अगर देखेंगे तो 40% का पैड ग्रोथ ये दिखाया है, ठीक है। और मैनेजमेंट भी मतलब 25% पैड ग्रोथ सस्टेनेबली लॉन्ग टाइम के लिए करेगा, ऐसा इनका कॉन्फिडेंस है। और एक जो है कि जब बीच में ये कोविड में थोड़ा सा डिप हो गया था, उसके बाद से भी ये बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक किया है, इससे इसका बिजनेस का रेजिलियंस और स्ट्रेंथ भी पता चलता है। अच्छा, अभी आते हैं इसका मेन मेन जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो देखिए इसका मेन जो है 5 प्रोडक्ट्स है, बट मेन इन इन दोनों प्रोडक्ट से माइक्रो एंटरप्राइज लोन एक है और एक एसएमई लोन्स है, इन्हीं से मेजोरिटी ऑफ द इसका लोन बुक आता है। और मतलब एसएमई में तो काफी अच्छा ग्रोथ है, बट माइक्रो एंटरप्राइज में थोड़ा खराब हालत है, क्योंकि ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गया है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उसका मतलब जिसके छोटे छोटे दुकान से है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर्स है, ट्रेडर्स है, उनका थोड़ा इफेक्ट हुआ था, उसके लिए इसका ग्रोथ रेट भी थोड़ा इस बार स्लगिश आया है। बाकी अगर आप एसएमई लोन देखोगे, जो मतलब थोड़ा सा मीडियम से लेके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब है, और इन लोगों को ये लोग ना 50 मिलियन अप टू 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ तक का लोन देता है। और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को बस 3 ही लाख का लोन देता है, आप समझ रहे हो, राइट। और इनका जो टेन्योर्स है उसका भी डिफरेंस है, एवरेज टिकट साइज भी यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब थोड़ा बिजनेस जिसका मतलब साइजेबल साइज है, और मतलब थोड़ा एम्प्लॉयज भी थोड़ा ज्यादा है, उनके लिए है ये वाला। फिर बाकी आते हैं टू व्हीलर्स पे। तो टू व्हीलर्स इनका सब नए नए प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये तीनों इसके नए डिविजन है, इसीलिए देख सकते हो इनका लोन बुक का जो साइज है वो भी काफी कम नजर आ रहा है, मतलब 600 650 करोड़ का लोन बुक मतलब कुछ भी नहीं होता है एक एनबीएफसी के लिए। तो मतलब कि ये तीनों सेगमेंट में एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, ये सब सेगमेंट्स अगर अच्छा परफॉर्म किया। तो आप अगर मेरा कंपनी सिलेक्शन का स्टाइल देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैं उनको लाइक करता हूँ जो मतलब नए नए प्रोडक्ट्स में एंट्री करके उसमें सक्सेस मिल रहा है, फिर वो उसको एक्सपेंड करके वो मेरा फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको मतलब वो करेगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे देखो टू व्हीलर को सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर सैलरीड इंडिविजुअल्स को देता है, ये 75,000 का, इसका भी टेन्योर थोड़ा कम रहता है। बाकी आप कमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक वगैरह हो गया, इसमें भी थोड़ा ज्यादा लोन चाहिए, देखिए 7 लाख अप टू 7 लाख का लोन मिलता है, ठीक है। स्मॉल रोड ट्रांसपोर्टर, कार टू स्मॉल ट्रेडर्स, इनको ये सब लोन देता है। अच्छा, सैलरीड पर्सनल पर्सनल लोन भी ये लोग देता है। जनरली पर्सनल लोन्स में जो है आपका जो यील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। यील्ड मतलब कि मैं आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ और मुझे मैं जहां से उठाया उसको कितना देना पड़ रहा है। तो इन दोनों, मैं अगर आपसे 15 चार्ज किया और मैं अगर मेरे बैंक से लेट से 10 से लिया तो मेरा यील्ड हो गया 5%। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये सब जो सेगमेंट्स है इसमें आपका यील्ड सबसे ज्यादा होता है, इसमें भी हो गया आपका, इसमें हो गया, क्योंकि इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि ये जो लेंडर है ये बहुत ही रिस्क
एवर्स है और मतलब रिस्क को पूरा मेंटेन करके चलता है, तो इसके लिए रिस्की प्रोडक्ट में जाना उतना खराब साइन नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पहले अपना रिस्क देखता है फिर उसका रिवॉर्ड देखता है, ठीक है। तो एक अच्छा साइन है। बाकी तो ये नए सेगमेंट्स में आप देख सकते हो, कमर्शियल लोन्स और पर्सनल लोन्स में कितना सही तगड़ा ग्रोथ दिख रहा है, राइट। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अभी आता है कि इसका जो हाउसिंग लोन्स, तो ये लोग ना एफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट होता है उसमें नया नया एंटर किया है। अभी हाउसिंग फाइनेंस में दो सेगमेंट होता है, एक एफोर्डेबल साइड होता है और एक एक्सपेंसिव साइड, मतलब जहाँ पे विला वगैरह बनाया जाता है, और भी मतलब जहाँ पे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, होटल्स वगैरह बनते हैं। बट उसमें फिर भी उसमें उतना क्या बोलेंगे, क्रेडिट का चाहिदा नहीं है। बट ये जो एफोर्डेबल हो हाउसिंग है, इस प्लेस में जो भी प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे या फिर मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक अच्छा खासा डिमांड का मोमेंटम भी है, और ये अंडर सर्व्ड मार्केट है। मतलब इस जिन लोगों को इस टाइप का लोन चाहिए उनको वो इजीली मिलता नहीं है। तो इसके कारण है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो डाइवर्स टिकट साइज, टेन्योर और जियोग्राफी में दे रहे हैं। तो इसका ये जो सब्सिडियरी है, मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्गेज फाइनेंस, ये एक मतलब सब्सिडियरी के थ्रू ये लोग एक्सपेंड कर रहा है। और जो है इसका भी एयूएम बहुत ही छोटा है, 623 करोड़ के आसपास है, बट यहाँ पे ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। अभी क्या है कि ये लोग ओल्ड हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर प्रीवियसली ओन्ड हाउस, न्यू हाउस, सारे के लिए फाइनेंसिंग करता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी फाइनेंसिंग करते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब आपका हो गया ऑफिसेस वगैरह या फिर जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हो गया, ये सब। बट ये लोग मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देता है। और प्रेजेंस भी देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हाउसिंग के लिए सबसे बेस्ट मार्केट इंडिया का जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। और ये भी उस साइड में ज्यादा इसका प्रेजेंस है, मतलब ये एक अच्छा साइन बोलेंगे। बाकी तो इसका और भी अपना प्रेजेंस बढ़ाने का ऑप्शन हर वक्त है ही। सेमी अर्बन रूरल प्लेसेस में है, 85 ब्रांचेस है ऑल इन ऑल। ये अगर मतलब एक क्या बोलेंगे, ये अगर ये इनिशिएटिव अगर इसका सक्सेस मिला, तो ये क्या होगा, एक लोन बुक में लॉन्ग टेल आएगा। जैसे अगर आप देखोगे कि इसका मेजोरिटी ऑफ द लोन बुक का मैक्सिमम टेन्योर जो है 60 महीना है, बट 60 महीना होता है आपका 5 साल, राइट। बट जनरली होम लोन्स का टेन्योर 5 साल से भी ज्यादा, 7 साल, 9 साल, 10 साल होता है। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग मतलब क्या बोलेंगे उसको, टेल बोलते हैं। मतलब जितना लॉन्ग मेरा लोन चलेगा उसको लॉन्ग टेल बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, मेरे एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी आएगा और मेरा सिक्योर्ड एसेट बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, वो पर्सनल लोन बोलिए या फिर आप वो माइक्रो एंटरप्राइज लोन बोलिए, वो सब उतना ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है। बट अगर होम लोन है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। आपके पास मॉर्गेज के तौर पे वो प्रॉपर्टी है, लैंड है या घर है, तो वहां से आप पैसा ऑलवेज रिकवर कर सकते हो। तो ये एक चीज हो गया। अभी लास्ट में आते हैं कि इसका जो टेक्नोलॉजी फोकस है, तो वो भी काफी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, मेरा इंक्रीमेंटली मैं जैसे जैसे कस्टमर ऐड करूंगा उसके पीछे मुझे उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे कोई फिजिकल पर्सन नहीं है, पूरा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर लेयर से ही मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा ओपेक्स टू एयूएम रेशियो इंप्रूव होता है। ओपेक्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एयूएम क्या है, मेरा टोटल जो एसेट है। अभी जितना मेरा ओपेक्स एयूएम के रिस्पेक्ट में कम होगा, मैं मतलब उतना एफिशिएंट ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये है कि मेरा लोन बुक अगर 25% से बढ़ेगा, मेरा पैड बढ़ेगा 30% से। ये 5% एक्स्ट्रा मैं ये ओपेक्स टू एयूएम से कमा सकता हूँ, आप समझ रहे हो। अच्छा, अभी आते हैं कि एकदम शुरू से देखिए, कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेके फिर डिसीजन मेकिंग, मतलब उसको लोन देना है कि नहीं, उसको भी डेटा से लेके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रहा है। फिर रिमोट पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। फिर डिसबर्समेंट भी पूरा कैशलेस ऑनलाइन के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि पूरा कस्टमर का जो है एंड टू एंड एक ऑनलाइन में घर बैठे कर सकते हो। तो ये एक कन्वीनियंस से भी देखिए, या फिर फ्यूचर में तो मतलब यही सब होएगा, तो इससे भी देखेंगे तो काफी एक अच्छा चीज है। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो क्या क्या है। ऑथेंटिकेटेड डेटा सोर्सिंग, ऑथेंटिकेटेड डेटा सोर्सिंग भी एक काफी अच्छा करता है। टर्न अराउंड टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। टर्न अराउंड टाइम मतलब मैं अप्लाई किया, उसका अप्रूव हुआ, फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर मुझे वो डिसबर्समेंट हुआ, ये पूरा जो टाइम है ये भी धीरे धीरे कम होता है। इससे क्या है कि इससे भी एफिशिएंसी बढ़ता है। तो ये है द कंपनी का बिजनेस मॉडल और अभी का सिनारियो। बाकी तो मैं अगर आपको इसका मैं दिखाऊं ना,
हाँ, तो एक चीज देखो, ओनली 5,000 करोड़, सॉरी मैं 7,500 बोल रहा था, ये मतलब एकदम ही छोटा 5,100 करोड़ की कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर देखिए और इसका पी देखिए। ये जो कंपनी है ये मतलब पीजी रेशियो एक से भी कम पे अवेलेबल है, वो भी बुल मार्केट में। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रीरेटिंग स्टोरी भी बन सकता है। इसका स्टॉक प्राइस भी अभी काफी चीप लगता है। बाकी आपका पी रेशियोज वगैरह भी देखो, या फिर एनबीएफसी के लिए हम लोगों को प्राइस टू बुक देखना चाहिए। ओके, आई थिंक मेरा नहीं, इंटरनेट नहीं है। सो मतलब ऑल इन ऑल आप देख लेना स्क्रीनर में जाके, तो सारे इसका पैरामीटर्स अच्छा है। एक 25% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, 20 के भी लेस का ट्रेलिंग पी में, मतलब फॉरवर्ड पी तो इसका 14, 15, 16 इस रेंज में होगा, समझ रहे हो। बाकी ऑल इन ऑल काफी अच्छा है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अपना रिजल्ट भी डिलीवर करता है। और लास्टली मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए जो डीआईआई और एफआईआई है एकदम भर भर के स्टॉक लिया है लास्ट एक क्वार्टर में, आप देख सकते हो राइट। तो मतलब उनको कुछ दिख रहा है राइट इसमें वैल्यू, तो इसीलिए वो बाई कर रहा है। और रिटेल होल्डिंग कम हुआ है, जो कि मैं हर हर वक्त नोटिस रखता हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। ऑल इन ऑल एक काफी अच्छा कंपनी है। बाकी तो आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। थैंक यू। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।